हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पे, विच इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स ग्लोरी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन, एंड आई एम रियली सॉरी कि ये सेशन आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल रहा है बिकॉज मुझे कहीं जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये सेशन मैंने पहले ही प्री रिकॉर्ड कर दिया है। इस सेशन में हम ज़्यादा बड़ी चीज़ों को ना कवर करते हुए सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं उन्हें कवर करेंगे। तो ये सेशन यूजुअली जो हमारा और सेशन होते हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होने वाला है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एजेंडा, जैसा कि हम लोग हमेशा डिसाइड करते हैं, एजेंडा ये होगा कि हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे होंगे एक कोट को विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अ गुड मॉर्निंग, एंड दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज़ के सेक्शन को, और तीसरा डिस्कशन हमारा होगा एमसीक्यूज पर। तो आज स्टेट और एडिटोरियल के एनालिसिस के कॉलम को हम लोग मिस करेंगे, एंड देन जब मंडे को आपके सामने लाइव क्लास लेकर के आएंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं, वेक्टर एजुकेटर्स के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपने गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है वेक्टर एजुकेटर्स। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करना है। अकाउंट सेटअप करते समय स्टूडेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अपने नाम, ईमेल आईडी एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करके अपना अकाउंट बनाइए, और इस अकाउंट के माध्यम से आप अंदर जाकर कोर्सेज को चूज कर सकते हो जिनकी टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सो टेस्ट सीरीज पर 10% का डिस्काउंट पाने के लिए यू हैव टू अप्लाई दिस NAV003 कोड। तो आप NAV003 कोड अप्लाई करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड टेस्ट सीरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द असेसमेंट। तो असेसमेंट कीजिए अपना और टेस्ट सीरीज दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली कोट वाले डिस्कशन को हम लोग कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इट्स हार्ड, इट इज सपोज टू बी हार्ड, इफ इट वर इजी एवरीबडी वुड डू इट, हार्ड इज वॉट मेक्स इट ग्रेट। कहने का मतलब यह है कि आप जब भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन में जी जान लगा कर जुटे होते हैं, आपको कई बार लगता है कि ये मेरे वश के बाहर है या इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। ऑफ कोर्स इट इज़, यस, डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज भी कहा करते थे कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अब इस हार्ड टास्क को आपने करना है, किसी भी हाल में करना है, और जितनी मेहनत इसके लिए रिक्वायर्ड है उसकी डबल मेहनत करके आप इसे विद इन द टाइम फ्रेम कंप्लीट कीजिए। और अगर ये इजी होता तो हर कोई इसे कर लेता, ये हार्ड है इसीलिए इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड यू विल टेक टाइम टू क्लियर द एग्जामिनेशन, बट यस, वंस द एग्जामिनेशन गेट्स क्लियर्ड उसके बाद तो बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं न्यूज़ के सेक्शन पे। मैनेजमेंट ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। देखिए, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट रहा है ओवर द टाइम पीरियड। अगर हम देखना शुरू करें राइट फ्रॉम दी चाल्कोलिथिक एज या न्यूलिथिक एज या मिजोलिथिक एज में हम लोग चर्चाएं करते हैं, उस समय पर भी आदिमानव होते थे, प्रिमिटिव मैन होते थे, और वो नेचुरल हैबिटेट अपना जंगलों में बना करके रहते थे। जंगली जानवरों के ऊपर ही उनकी फूड की डिपेंडेंसी हुआ करती थी। जंगली जानवरों को मारकर खाते थे, कंद मूल खाते थे। बाद में आगे चल करके उन्हें खेती के बारे में आइडिया लगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उन्होंने प्रोडक्शन करना पैदा किया, एंड देन उसके बाद जाकर धीरे धीरे सिविलाइजेशन सिविलाइज हुई। बट अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की बात करें आज और तब, तो तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तब ह्यूमन इतने ज़्यादा नहीं थे, आज ह्यूमन की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में देखें तो लगभग 750 करोड़ से ज़्यादा है। तब जो लोगों के हैबिटेट थे वो जंगलों को काट करके नहीं बनाए जाते थे, रेदर लोग गुफाओं में रहते थे। आज जंगलों को साफ कर दिया जाता है और वहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टी या बहुत ही प्लानिंग के टाउन्स डेवलप किए जाते हैं या टाउनशिप्स डेवलप की जाती हैं। तो एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट रहा है, क्योंकि जो भी एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, या जो भी वन्य जीवों की या जो मरीन जीवों की, एक्वेटिक जीवों की, इन सभी की बायोडाइवर्सिटी है, उनको हमने डिस्टर्ब किया है। जंगल धीरे धीरे खत्म होते गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लोगों का इंटरफेरेंस बढ़ता गया, नेशनल पार्क में भी लोगों का इंटरफेरेंस बढ़ता गया, उनका साइज छोटा होता गया, और जोग्राफिकली लोगों ने धीरे धीरे इन सभी एरियाज पर जंगलों को काट काट करके कब्जा करना शुरू किया। दिस इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, कि यानी एक दूसरे की वजह से अच्छे तरीके से को एग्जिस्ट ना कर पाए, ये मानव वन्यजीव संघर्ष है।
अब स्टैंडिंग कमेटी जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, देखिए SCNBWL, स्टैंडिंग कमेटी ने एक एडवाइजरी इशू की है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को हम किस तरीके से मैनेज करें, यानी हम किस तरीके से वन्य जीवों और बायोडाइवर्सिटी एवं इंसानों के बीच में सामंजस्य को बिठा सकते हैं। तो प्रबंधन के सलाह को मंजूरी दी गई है और प्रबंधन करने के लिए यू हैव टू बी अ वेरी आपको एक तरीके से इस तरह का इंसान बनना है जो सुटेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करता हो, यानी कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट की जगह सूटेबिलिटी हो जाए, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवाइजरी में क्या क्या प्रिस्क्रिप्शंस कहे गए हैं उनके बारे में भी थोड़ा फोकस कर लें। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है या जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं, उनमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटेड इफेक्टिव एक्शंस होने चाहिए। यानी कि जैसे वाइल्ड लाइफ की बात करें तो मरीन डिपार्टमेंट अलग होगा, जहाँ पे मरीन वाइल्ड लाइफ होती है, एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ होती है। अगर आप फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की बात करते हो तो वो अलग होगा। अब इन सभी के बीच में कंसर्न डिपार्टमेंट के माध्यम से इफेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोग ह्यूमन और वन्य जीवों के बीच या जो भी डिफरेंट एग्जिस्टेंस हैं जीवों की, उनके बीच के कन्फ्लिक्ट को कम करेंगे। दूसरा, एक नई खबर यह है, न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जम्मू एंड कश्मीर, नई औद्योगिक विकास योजना जम्मू एंड कश्मीर के लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स पर सभी तरह की सलाह फाइनेंस मिनिस्ट्री को देती है, या इकोनॉमी से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ही पास की जाती हैं। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक गतिविधियों का थिंक टैंक CCEA है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और हमेशा ये एक एपेक्स बॉडी है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज को अप्रूव करते हैं। इन्होंने रिसेंटली एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को अप्रूव किया है और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी यानी IDP इज फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, एंड आफ्टर दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो 31 अक्टूबर को इनेक्ट हुआ, एंड आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर बिकम अ यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख बिकेम अनदर यूनियन टेरिटरी विद इन और फ्रॉम इनसाइड दी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो फॉर्मरली जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, नाउ इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया एवं उसके बाद 35A को भी स्क्रैप किया गया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। कहा है कि भारत की सरकार के माध्यम से एवं कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से हम लोग जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ की GDP अच्छी हो, और जो फंड्स अभी तक हम जम्मू एंड कश्मीर को देते आए हैं अब वहाँ से जनरेशन होना शुरू हो जाए। यानी कि फंड्स एक तरफ से हम लोगों को देना और दूसरी तरफ से फंड्स का जनरेशन होना स्टार्ट होना चाहिए। दिस स्कीम इज अप्रूव्ड विद एन आउटले, टोटल आउटले जो है वो 28,400 करोड़ रुपीस रखा गया है और 2037 तक 2037 तक इस स्कीम को पूरा किया जाएगा। यानी फेज्ड मैनर में सब कुछ चल रहा है। दिस इज ऑल गोइंग इन अ फेज्ड मैनर, कंप्लीटली फेज्ड मैनर में। अच्छा, 28,400 करोड़ रुपए की ये स्कीम 2037 तक इसे पूर्ण किया जाएगा। ये दोनों ही पॉइंट्स यहां पर कंसिडरेबल हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम को इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा एंड जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा विच विल डायरेक्टली लीड टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। यानी कि एक क्षेत्र का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू होगा इससे। एवं जम्मू एंड कश्मीर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। नाउ आर्थिक विकास करना है जम्मू एंड कश्मीर में, लोगों को इंक्लूड करना है, एंड दे शुड बी इंक्लूडेड इन द मेन स्ट्रीम। आगे बढ़ें तो CEPI सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लैब एट DBT THSTI फरीदाबाद, ये भी कमाल है। 7 टोटल लैब हैं ऐसे वर्ल्ड में जिन्हें सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लैब ऑफ कोalition कहा जाता है। देखिए, अब ये जो लैब हैं
ये है कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, CEPI। जब भी कोई एपिडेमिक आने वाली हो, कोई महामारी आने वाली हो, तो उससे प्रिपेयर रहने के लिए या उससे बचने के लिए एक स्कीम और एक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस होते हैं, और इसमें हमें तैयारी रखनी पड़ती है कि कहीं कोई महामारी आई तो उससे हम किस तरीके से डील करेंगे। अब देखिए, फरीदाबाद में ये नेटवर्क लैब को शुरू किया गया है और रिसेंटली इसे ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट टिस्टी में फरीदाबाद में स्टार्ट किया गया है। अब देखिए, ये प्रयोगशालाओं में हम महामारी संबंधी सभी जानकारियों को गेन कर सकेंगे एवं इन जानकारियों के बारे में हम लोगों को आने वाले समय में बता सकेंगे, और कोई नई महामारी जो बाजार में आने वाली हो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चीज़ों को समझ सकेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CPI केंद्रीकृत DBT THSTI यानी ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में इसे शुरू किया गया है। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम MCQs के सेक्शन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले, What is the estimated GDP growth rate of India in 2021 as per the first advance estimates of National Statistics Office यानी NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के पहले उन्नत अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? और भारत की अनुमानित GDP विकास दर रखी गई है -7.7% पे, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भी ये मान लिया है कि 7.7% से भारत की इकोनॉमी आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। और जब भी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है इसका मतलब नेगेटिव। कॉन्ट्रैक्ट बाई 7.7% मतलब होता है -7.7% से ग्रोथ होने वाली है। पहली एडवांस एस्टिमेट्स को लगाया गया एंड दे आर रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI, जिसका काम है स्टैटिस्टिक्स को देखना। स्टैटिस्टिक्स जैसे कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ये काम करता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का काम एक और है कि ये इन्फ्लेशन के टारगेट को सेट करते हैं, और इन्फ्लेशन टारगेट दे सेट इट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI के माध्यम से ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं एंड दिस इज डन थ्रू। इसके साथ ही साथ जनवरी 7, 2021 को यानी 7 जनवरी 2021 को ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने GDP इंडिया की बताई है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन ये है, हु विल हेड द कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स COS formed by the RBI to further strengthen supervision over regulated entities। विनियमित संस्थाओं पर निगरानी को और मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का नेतृत्व कौन करेगा? और इसका सही उत्तर है NS विश्वनाथन करेंगे। RBI ने ये एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है जो कि सलाह देने के लिए परिषद का गठन किया गया है, जिसे कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स कहेंगे। ये जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके सुपरविजन को स्ट्रेंथन करेगा, और COS यानी कि कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स इसको हेड करेंगे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन। और NS विश्वनाथन के साथ साथ 5 और मेंबर्स होंगे जो इस कमेटी के या इस कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के सदस्य होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद IIT कानपुर टू लॉन्च फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC एट इट्स कैंपस। किस बैंक ने अपने परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर को शुरू करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है? और इसका सही उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने रिसेंटली IIT कानपुर के साथ पार्टनरशिप करी है और इसके माध्यम से इनोवेशन और रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी में की जाएगी। अब देखिए, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट FIRST के नाम से ये एक फाउंडेशन है। फिनटेक इनोवेशन सेंटर इस इंस्टीट्यूट के कैंपस में फर्स्ट के नाम से बनाया जाएगा। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीजन। गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीजन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है मिस्टर करण बाजवा। देखिए, करण बाजवा जी हैं, ये गूगल क्लाउड के इंडिया में हेड अपॉइंट किए गए हैं और साथ ही साथ एशिया पैसिफिक डिवीजन में इनकी कमांड होगी, जिसके माध्यम से और इनकी इनोवेशन के माध्यम से
ये गूगल क्लाउड को और बढ़ाया जाएगा। एंड बाजवा ने जिन्हें सक्सीड किया है उनका नाम है रिक हाशमैन। तो पहले गूगल क्लाउड इन इंडिया और गूगल क्लाउड इन इंडिया में करण बाजवा साहब हुआ करते थे और रिक हाशमैन जो थे वो चीफ थे गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीजन के। नाउ ही रिक हाशमैन हैज बीन सक्सीडेड बाय दी करण बाजवा साहब। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द कृषि संजीवनी वैन्स टू टेक लैब्स टू द एग्रीकल्चरल फील्ड्स टू स्टडी सॉइल वाटर एंड सजेस्ट पेस्ट कंट्रोल रेमेडीज? किस राज्य ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशालाओं को मिट्टी पानी का अध्ययन करने और कीट नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? और इसका सही उत्तर है कर्नाटका ने रिसेंटली इसे शुरू किया। कर्नाटका जहां के गवर्नर हैं वजुभाई वाला और सीएम है वहां पर बीएस येदुरप्पा। राजधानी है बैंगलोर और वहीं पर बीएस येदुरप्पा साहब ने 40 कृषि संजीवनी वैन्स को फ्लैग ऑफ किया, यानी उन्हें चलाया। 7 जनवरी 2021 को इन्हें चलाया गया है और स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने सेंट्रल असिस्टेंस यानी केंद्र सरकार की मदद से नेशनल कृषि विकास योजना के तहत इस नोबल प्रोग्राम को चलाने की जिम्मेदारी ली है। तो यानी स्टेट का, कर्नाटक राज्य का कृषि विभाग केंद्र सरकार की मदद से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ इस प्रोग्राम को चलाएगा एवं इस प्रोग्राम के अंतर्गत कृषि संजीवनी वैन्स यानी वो जो गाड़ियां हैं उनके माध्यम से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्टिस हिमा कोहली हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? जस्टिस हिमा कोहली को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है तेलंगाना। देखिए, सीनियर मोस्ट जज दिल्ली हाई कोर्ट की हैं ये और जस्टिस हैं हिमा कोहली। इन्हें नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है तेलंगाना के हाई कोर्ट का एंड शी इज द फर्स्ट वुमन टू बी सॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। यानी तेलंगाना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात होने वाली पहली महिला जस्टिस हिमा कोहली होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड डिस्कस करते हैं विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज लॉन्च्ड द इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन टाइटल्ड पैसों को रोको मत? किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने पैसों को रोको मत नामक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है? और इसका सही उत्तर है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने इसे शुरू किया गया है। देखिए, पैसों को रोको मत मतलब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करवाने की एक स्कीम है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखिए, होता क्या है, म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर यानी साथ में मिला करके। अगर मान लीजिए यहां पर 5 इन्वेस्टर्स हैं ए बी सी डी और ई और ये पांचों के पांचों इन्वेस्टर फंड्स को शेयर मार्केट डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये अपने फंड्स को इकट्ठा करेंगे और फंड्स का एक पूल क्रिएट करेंगे। याद रखिएगा, दिस पूल इज ऑफ फंड्स, है ना, ये फंड्स का पूल है। और यहां पे 2 तरीके से पैसों को इकट्ठा किया जा सकता है। इट कैन आइदर बी लमसम। लमसम का मतलब कि इकट्ठे पैसे कर दिए गए और सब कुछ उठा करके पूल में दे दिया गया, लमसम इन्वेस्टमेंट। और या फिर यहां पर हो सकता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है ये, जिसे SIP के नाम से जाना जाता है। और इस पूल को यानी इस पूरे पैसे को उठा करके किसी भी कंपनी के फंड मैनेजर को दे दिया जाता है। फंड मैनेजर इसे अलग अलग शेयर और डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे रिस्क भी कम हो जाते हैं एवं रिटर्न्स भी ठीक ठाक हो जाते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट की अपेक्षा कम रिस्क एवं रिटर्न्स ठीक ठाक होते हैं। दिस इज द म्यूचुअल फंड। और याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पैसे हमेशा फंड मैनेजर को ट्रांसफर करें होंगे। आप डायरेक्टली शेयर मार्केट से कोई डील नहीं करते या किसी भी शेयर मार्केट की सिक्योरिटी को नहीं खरीदते। इसीलिए कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती। तो पैसों को रोको मत, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। आईडीएफसी के म्यूचुअल फंड्स ने इसे शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the head of the central government committee to protect the unique language, cultural identity and the land of Ladakh?
लद्दाख की अनूठी भाषा, सांस्कृतिक पहचान और भूमि की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है जी किशन रेड्डी जी। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर्स के, यानी अमित शाह जी के मंत्रालय में ये राज्य मंत्री हैं एवं ये गृह राज्य मंत्री हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाने की बात कही है जिससे लद्दाख की कल्चरल आइडेंटिटी यानी वहां की सांस्कृतिक परिचय, वहां की यूनिक भाषा यानी वहां की बिल्कुल ही एकदम अलग बोली एवं लद्दाख की पूरी ज़मीन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इस कमेटी को हेड करने वाले हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं जी किशन रेड्डी साहब, ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके हम लोग एलन बर्गिस who has passed away recently was the world's oldest living first class cricketer. He was from which country? एलन बर्गिस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। वह किस देश के थे? और इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड के थे। आप देख सकते हो फोटो इनकी। 100 साल और 250 दिन के थे, यानी कि लगभग 101 साल के थे ये। विश्व के ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। इनका जन्म हुआ था 1920 में। एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड ही हैज़ पास्ड अवे इन हिज स्लीप, यानी ये सो रहे थे और सोते सोते चले गए, पता भी नहीं चला। 100 साल 250 दिनों के थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सेंचुरी मारने ही आए थे। आगे बढ़ते हैं। और विश्व का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाई पीएम मोदी रिसेंटली। द ट्रेन विल रन बिटवीन विच स्टेट्स? दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हाल ही में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन किन राज्यों के बीच चलेगी? और इसका सही उत्तर है हरियाणा एवं राजस्थान के। देखिए, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, कंटेनर ट्रेन का मतलब होता है कि विच इज कंटेनिंग सम कंटेनर्स। अब ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कि इस पे जो कंटेनर है वो कंटेनर डबल हैक पे हैं, यानी एक नीचे और एक ऊपर, इस तरीके से डबल कंटेनर्स हैं। और ये एक फ्राइट ट्रेन है। फ्राइट ट्रेन का मतलब होता है मालगाड़ी। पैसेंजर ट्रेन, कभी भी आप याद रखिएगा, जिन ट्रेनों में आप सफ़र करते हो उन्हें पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, यात्री गाड़ियाँ। एवं जो फ्राइट ट्रेन होती हैं वो होती हैं मालवाहक गाड़ियाँ। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है, हमेशा याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इसे हरी झंडी दिखाई और ये न्यू अटेली हरियाणा से चलेगी और किशनगंज राजस्थान में जाएगी। सो न्यू किशनगढ़ में एवं न्यू अटेली में, यहाँ न्यू अटेली से लेकर के किशनगढ़ तक के रूट के बीच की ये ट्रेन है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेक्टर एजुकेटर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।